हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिफरेंट डिफरेंट जेईई के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के संग वी आर बैक अगेन। तो जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको आज हम करेंगे। वहीं पे अगर आपने पहली और दूसरी सीरीज नहीं देखी तो उसे जरूर जाके देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो डू ज्वाइन विद इट ऑल्सो। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कुछ इस तरीके से है कि द रेड कलर ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, ईंट का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है। तो अगर आप देखना चाहें इस क्वेश्चन को तो घुमा घुमा के पूछा है, बट जितने भी एनबीसीसी जेई 2017, एसएससी जेई 2018, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो और भी जगह पे पूछा गया है। जैसे उत्तराखंड के एई एग्जाम में 2007 में, एसएससी जेई के 2017 में और एफसीआई जेई 2015 में पूछा गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक, निम्नलिखित में से कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ईंट्स ब्रिक्स के, तो जितने भी ब्रिक्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से है, जैसे हमने सीमेंट में मिसाल विद डबल एस और डबल ए देखा था। आप अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर को जाके जरूर चेक करिएगा। तो उसी तरीके से ब्रिक्स में क्या है ना, मैग्नीशिया सबसे पहला आता है हमारा। मैग्नीशिया अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशिया इसका क्या परसेंटेज होना चाहिए, कुछ 5% के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम मैग्नीशिया प्रेजेंट है, अगर मैग्नीशिया प्रेजेंट है तो बेसिकली ये क्या करता है, एक तो ये येलो कलर, टिंट येलो कलर प्रोवाइड करता है, एक तो येलो कलर प्रोवाइड करता है। ऊपर से ये डिक्रीज करता है, हमारे श्रिंकेज को बचाता है, मतलब डिक्रीज करता है जो भी श्रिंकेज हो रही है उसकी परसेंटेज को या उसकी प्रोसेस को डिक्रीज करता है। बट अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट होगा, अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये डिके की प्रॉब्लम को लीड करता है। तो अगर ये हमारा जो मैग्नीशिया है 5% से ज़्यादा है तो डिके करने लगेगा हमारे ब्रिक को। तो जो हमारा एक्सेस के प्रॉब्लम होगी ना उसको हम ऐसे सर्कल में करेंगे, तो उसको सेक्स सर्कल में कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नीशिया की तो 5% होना चाहिए, येलो टिंट कलर और श्रिंकेज को डिक्रीज करता है। वहीं पे अगर हम बात करें पर एक एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो हमारा ब्रिक है उसको डिके करने लगता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो ये हमारा आयरन ऑक्साइड। इसका काम क्या है, आयरन ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका काम है पर हमारा रेड कलर प्रोवाइड करना ब्रिक में। तो जो ये हमारा रेड कलर प्रोवाइड होता है ये हमारा आयरन ऑक्साइड करता है। और इसकी बात करें तो ये भी 5 से 6% में होना चाहिए। और अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर आ जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, पहले बात तो ये भी 5 से 6% में होना चाहिए और ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। बट अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो क्या कलर प्रोवाइड कर देगा, ब्लैक या फिर ब्लू कलर को प्रोवाइड करने लगेगा अगर हमारा एक्सेस में हो गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एस की, तो एस से हमारा क्या है, सिलिका। सिलिका का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, ये 55% के अराउंड होता है। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें कि ये किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, तो सिलिका की अगर बात करते हैं तो ये 50 से 60% में होता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है कि ये क्रैकिंग या जितनी भी श्रिंकिंग होती है उससे बचाता है हमारी सॉइल को। तो जो भी सॉरी जो भी हमारा ब्रिक है उसकी क्रैकिंग और उसकी श्रिंकिंग से, जो भी वार्पिंग है उससे बचाता है। एक यूनिफॉर्म शेप देता है हमारी जो हमारी ब्रिक है उसको एक पर्टिकुलर शेप या फिर टेक्सचर प्रोवाइड करता है। बट अगर वो एक्सेस में है तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच के कोहेजन को कम कर देता है, कोहेजन को कर देता है ये कम, और ब्रिक्स को बना देता है ब्रिटल। ब्रिटल बन जाएंगे तो एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट के बाद वो टूट जाएगी। इसमें कोई भी हमें वार्निंग साइन नहीं मिलेगा। तो सिलिका का क्या काम है, ये शेप, यूनिफॉर्म शेप और टेक्सचर को प्रोवाइड करता है। बट अगर वो एक्सेस में हो जाएगा तो जितने भी पार्टिकल है, कोहेजन क्या होता है, जो दो पार्टिकल के बीच का फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, और उनके बीच में जो कोहेजन लग रहा है उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करने लगता है। और उसी वजह से ये क्या करता है, पूरी ब्रिक को क्या बना देता है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है, ये वीक हो गए। वहीं पर अगर हम ए से बात करते हैं तो ए से हमारा एल्यूमिना है उसका परसेंटेज की बात करें तो कुछ 30% के अराउंड होना चाहिए, 20 से 30% के अराउंड में वेराई करता है। एल्यूमिना की बात करें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि है प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमारे ब्रिक को। अगर प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है इसका मतलब किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, कि मोल्डिंग की जो प्रोसेस हो सकती है ना, जो मोल्डिंग हम करते हैं, टेबल मोल्डिंग या फिर हम जो हैंड मोल्डिंग करते हैं तो, या मशीन मोल्डिंग करते हैं, जितनी तरीके की मोल्डिंग है उस प्रोसेस को करने में ये हेल्प करता है, तो मोल्डिंग में हेल्प करता है। बट अगर ये भी एक्सेस में हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, एल्यूमिना अगर एक्सेस में हो जाता है तो ये हमारा श्रिंकिंग करने लगता है, क्रैक करने लगता है। एल्यूमिना एक्सेस में हो गया तो श्रिंकिंग या फिर क्रैकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर हम एल की बात करें तो एल से हमारा क्या है, लाइम। अगर लाइम की बात करते हैं तो ये तो पहली बात हमारे एक फाइन पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें कि किस फंक्शन को इम्पार्ट करता है तो ये बेसिकली हमारे श्रिंकेज से बचाता है, श्रिंकेज से जो श्रिंकेज हो जाती है हमारी ब्रिक्स में उसको डिक्रीज करता है। पर अगर ये एक्सेस में हो गया तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, अगर ये एक्सेस में हो गया तो लाइम हमारा ब्रिक को मेल्ट करने लगता है।
और ब्रिक को मेल्ट करने लगेगा तो ये अपनी शेप को लूज करने लगेगा, शेप लॉस्ट हो जाती है हमारी जो ब्रिक है। जैसे रेक्टेंगुलर शेप हमें अगर ब्रिक्स को देनी है तो शेप लॉस्ट होने लगती है, क्योंकि जो लाइम है वो एक बहुत टेम्परेचर के बाद अगर वो परसेंटेज से ज़्यादा है तो वो मेल्ट करने लगेगा, मतलब ब्रिक मेल्ट करने लगेगी। तो जो हमारा पर्टिकुलर शेप है वो लस्ट होने लगेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रिक के कंपोनेंट्स हो गए। बट हमें अपना आंसर मिल चुका है कि कौन हमारा, अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज में प्रेजेंट है तो कौन रेड कलर इम्पार्ट करेगा। तो अगर हम बात करें कौन रेड कलर इम्पार्ट करता है तो वो है हमारा आयरन ऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट, रेड कलर इम्पार्ट करता है हमारा आयरन ऑक्साइड। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कुछ इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर, निम्न में से किस में आग का विरोध करने की क्षमता है। तो ये भी आप देखो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी 2018 में, यूपीआरयूवीएनएल 2015, यूकेपीसीएसएई में 2013 में, एलएमआरसी 2017 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस क्या है तो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ठोस बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, रेड मार्बल, लाल संगमरमर और शेल। तो अगर इनकी बात करें तो इनमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ये इसकी सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस प्रोसेस होती है। तो अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली बात है कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, जिसमें क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों से वेदरिंग होने की वजह से जो पानी या फिर हवा के कारण जब छोटे छोटे पत्थरों में टूटने लगता है तो वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कुछ कंप्रेसिव या क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 35 से 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो कलर है वो डिपेंड करता है हमारे, अगर इसमें जो फेल्डस्पार प्रेजेंट होता है उसके उसके कंपोजिशन पे हमारा इसका कलर डिपेंड करता है। अगर वहीं पे मार्केट में हमें ग्रेनाइट या फिर बेसल्ट जो होता है, बेसल्ट या फिर ग्रेनाइट प्रेजेंट नहीं है तो हम, अगर बेसल्ट या फिर ग्रेनाइट प्रेजेंट नहीं है तो हम रोड मेटल में इसको कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन को यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसमें। वहीं पे अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉम्पैक्ट स्टोन की बात कर रहे हैं, अगर कॉम्पैक्टेड स्टोन की सैंडस्टोन की बात करते हैं तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ 2.25 के बीच में वेराई करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है हमारे कॉम्पैक्टेड स्टोन की। अगर हम वहीं पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रॉक्स एंड मिनरल। तो अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है, तो ये एसएससी जेई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉक आपको पता ही है, रॉक हमारे तीन तरीके के होते हैं, इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक। तो जो हमारा लावा के ठंडे होने की वजह से रॉक बनते हैं वो हमारा इग्नियस रॉक होता है। वहीं पर जो बड़े बड़े चट्टानों से हवा और पानी की वजह से टूट के बनते हैं वो हमारा सेडिमेंट्री हो गया। और बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर, जो दाब और गर्मी की वजह से जो पत्थर कन्वर्ट होते हैं, जो चेंज होते हैं, उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। वहीं पे जो खनिज हमारा मिनरल्स हैं ये हमारे नेचुरल अकर होते हैं हमारे अर्थ के अंदर, किसी कंपाउंड या एलिमेंट के फॉर्म में। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो शेल की अगर बात करते हैं, अगर हम शेल की बात करें तो शेल हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक है। तो नहीं, शेल हमारा किस तरीके का रॉक है, वो सेडिमेंट्री रॉक है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा इसी तरीके से रॉक हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं माइका की, तो माइका की बात करें तो माइका एक हमारा मिनरल है जो कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाया जाता है। तो माइका क्या है, मेरा एक मिनरल है। तो माइका मिनरल है जो किसके अंदर पाया जाता है, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री, दोनों के अंदर पाया जाता है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, तो दोनों के अंदर पाया जाता है। माइका हमारा मिनरल हो गया। वहीं पे अगर हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो ये बहुत हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और ये भी एक तरीके का मिनरल है जो कि सिलिका से फॉर्म हुआ है। तो अगर हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं, क्वार्ट्ज की, तो क्वार्ट्ज भी हमारा एक मिनरल है जो कि सिलिका से फॉर्म हुआ है। तो अगर देखें तो क्वार्ट्ज इग्नियस रॉक है नहीं, क्योंकि वो मिनरल है। मिनरल है वो भी किससे कंपोज हुआ है, हमारा सिलिका से, सिलिका से कंपोज हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज मेटामॉर्फिक रॉक है तो ये भी गलत, ये भी गलत। शेल हमारा मेटामॉर्फिक नहीं था, सेडिमेंट्री था, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल। सही बात है, क्योंकि शेल तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है और क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल्स। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे क्वार्ट्ज और अभ्रक केवल खनिज हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य है। डीएमआरसी जेई 2018 का क्वेश्चन है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन से तो वो कह रहा है कि 60 से 200 न्यूटन पर एमएम के बीच, एमएम स्क्वायर के बीच की सीमा है। 6 से 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच की सीमा है। 600 से 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच की सीमा है, या 50 से 1200। तो अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो वो 60 से 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच की सीमा होती है।
तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि वो 60 से 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन वेराई करता है। तो वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेंटर यूज इज, ब्रिनेल कठोरता परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर प्रयोग किया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कुछ डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है और एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि क्या हार्ड स्टील कोन कठोर इस्पात कोन, माइल्ड स्टील बॉल मृदु इस्पात बॉल, हार्ड स्टील बॉल कठोर इस्पात बॉल, डायमंड कोन हीरक कोन को यूज किया है। तो इनमें से किस इंडेंटर को यूज किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, कठोर इस्पात बॉल हार्ड स्टील बॉल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन, चिमड़पन परीक्षण किसको निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है कि इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है हमारा चिमड़पन परीक्षण वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, अंतिम क्रशिंग क्षमता, टफनेस कठोरता, डक्टिलिटी लचीलापन, टेनासिटी दृढ़ता। तो अगर हम बात करते हैं पहली बात तो कुछ ऑप्शंस को समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, तो जैसे डक्टिलिटी क्या होती है कि जिसमें हमें पूरा एक इलास्टिक के बाद प्लास्टिक जोन भी मिलता है कि हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेस लगाया तो भी उसमें एक पर्टिकुलर चेंज आएगा। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टूट जाए। तो वो जो बहुत अचानक से टूट जाते हैं वो होते हैं हमारे ब्रिटल। पर डक्टिलिटी क्या होती है जिसमें एक प्लास्टिक जोन भी आएगा। तो जैसे हमने स्टील को देखा तो स्टील एक हमारा डक्टाइल मटेरियल, तो यही सब क्या होता है डक्टिलिटी क्या होता है जिसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद भी वो थोड़ा सा स्प्रेड होता है। मतलब उसमें एक हमें इलॉन्गेशन देखने को मिलती है, उसमें एक खिंचाव देखने को मिलता है, तो वो होता है हमारा डक्टिलिटी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो इम्पैक्ट टेस्ट की अगर बात करें तो ये कठोरता को मापने के लिए, जो हमारा टफनेस है इसको नापने के लिए किया जाता है। तो इम्पैक्ट टेस्ट है ना हमारा डायरेक्टली टफनेस को नापने के लिए किया जाता है। पहले अगर हम बात करें अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो नाम से पता चल रहा है कि जब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और वो चूरा में कन्वर्ट हो जाए, जिस पे वो चूरा में कन्वर्ट होने लगता है, एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में टूट के कन्वर्ट होने लगता है, उसी को अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ पे अगर लास्ट ऑप्शन जो टेनासिटी है दृढ़ता, अगर इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है जो हमारा मटेरियल है अगर उस पर हम टेंसाइल फोर्स, जैसे ये मेरा मटेरियल है इस पर जब मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगी तो टेंसाइल फोर्स लगाने किस क्षमता तक हम टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं कि वो बिना फ्रैक्चर के खिंचता चला जाए। तो यही एबिलिटी जो होती है, जो टेनेसिटी क्या है एक मेटल की एबिलिटी है कि वो जो टेंसाइल फोर्स है उसको रेजिस्ट करता है, जो टेंसाइल फोर्स है उसको रेजिस्ट करता है बिना किसी फ्रैक्चर के। तो मतलब कोई भी उसमें फेलियर ना देखने को मिले और वो कब तक उस चीज टेंसाइल फोर्स को खींचता हुआ मतलब उसके इफेक्ट में रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं टेनासिटी। तो बट यहाँ पर इम्पैक्ट टेस्ट हमारा किससे रिलेटेड है, टफनेस से रिलेटेड है, कठोरता से रिलेटेड है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। अगर हम ग्रेनाइट, निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संघटक क्या है। एसएससी जेईई 2017 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा अलग है। तो ग्रेनाइट के कुछ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करें, कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्वार्ट्ज फेल्सपार माइका, या फिर क्वार्ट्ज और लाइम, क्वार्ट्ज और सिलिका, या फिर सिलिका लाइम एल्यूमिना, इनमें से कौन सा है जो हमारा मेन कंपोनेंट माना जाएगा ग्रेनाइट के लिए। ग्रेनाइट की कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली बात, ग्रेनाइट हमारा किस तरीके का पत्थर है, एक इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कौन से होते हैं, जो मैग्मा के ठंडे होने के कारण या फिर मैग्मा के जो हमारा मैग्मा होता है जो लावा होता है उसके सॉलिडिफाई होने के कारण जो रॉक्स बनते हैं वो हमारा इग्नियस रॉक होता है। तो ग्रेनाइट हमारा एक इग्नियस रॉक है। वहीं पर अगर हम इनके मेन कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक क्वार्ट्ज प्रेजेंट होता है, फेल्डस्पार प्रेजेंट होता है और माइका प्रेजेंट होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये बहुत हार्ड होता है। ग्रेनाइट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, मतलब हार्ड रॉक है जिसमें इग्नियस है। क्योंकि इग्नियस रॉक जो होते हैं एक तो ये अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब इसमें क्या है पूरा लावा है वो सॉलिडिफाई हो गया, इसमें कोई लेयर नहीं होती। तो ये अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, ये हार्ड होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन नहीं है, ये कोर्स ग्रेन है, इग्नियस रॉक है, ये तो हमें पता ही चल गया। वेल अगर इसके मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें एक तो क्वार्ट्ज प्रेजेंट होता है और उसमें हमारा फेल्डस्पार प्रेजेंट होता है और माइका प्रेजेंट होता है। तो इससे अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट विल बी क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डेकोरेटिव वर्क इन द बिल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन भवनों की सजावटी कार्य के लिए उपयोग होता है। उत्तराखंड एई का जो 2007 का पेपर है उसका क्वेश्चन है कि जो हमारा ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, स्लेट है या फिर डायमंड है। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट या फिर डायमंड, इनमें से कौन सा हमारे डेकोरेटिव काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं डायमंड की तो बहुत महंगा हो जाएगा, हर कोई बहुत पैसा वाला नहीं है, तो ये तो डेकोरेटिव वर्क के लिए ऑब्वियसली मतलब नहीं यूज़ किया जाता है। वहीं पर अगर हम स्लेट की बात करें तो स्लेट में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वाटर रेजिस्टेंस की,
इसलिए इसे रूफिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है वाटर रेजिस्टेंस की। वहीं पे अगर ग्रेनाइट और बसाल्ट में से बात करें तो ग्रेनाइट को यूज़ किया जाता है हमारा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए जो बिल्डिंग्स में। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट की तो ग्रेनाइट यूज़ किया जाता है हमारा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। वहीं पे हमने ग्रेनाइट को देखा है, ग्रेनाइट क्या है हमारा एक इग्नियस रॉक है, मतलब जो भी हमारा मोल्टन लावा है, जितना भी हमारा पिघला हुआ लावा है उसको जब वो ठंडा हो जाता है तो जो पत्थर बनता है हमारा वो हमारा ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर निर्भर नहीं करती है। तो एसएससी जेई 2017 का एक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं कि पहला ऑप्शन है टेक्सचर बनावट, वर्केबिलिटी सुकार्यता, स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व, बोथ द टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर हम बात करते हैं कि टेक्सचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है क्रशिंग स्ट्रेंथ, वहीं पे अगर हम बात करें वर्केबिलिटी की, जो हमारी वर्केबिलिटी है, सुकार्यता जो है हमारा, उस पर हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ जो स्टोन है उसके उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा बी ऑप्शन, हमारा जो सुकार्यता वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वेल अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सैंडस्टोन इज अ, तो बालू पत्थर निम्नलिखित होता है। तो उत्तराखंड एई का पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, वहीं पे एसएससी जेई 2010 में पूछा जा चुका है। और अगर हम यूपी जल निगम की बात करें तो 2013 में उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से कि वो सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, या फिर वॉल्केनिक रॉक है। तो अगर बात करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक की, तो सैंडस्टोन हमारा बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जो वेदरिंग की वजह से होती है। सेडिमेंट्री रॉक बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक किसकी वजह से होता है, जो वेदरिंग, बड़े बड़े जो चट्टान है उसकी जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग किस किस की वजह से हो सकती है, वाटर की वजह से, पानी की वजह से भी हो सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो हवा की वजह से भी हो सकती है, इंसेक्ट के ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है। तो जो हमारे इंसेक्ट है, एनिमल्स हैं, उनके वजह से भी हो सकता है। तो ये जो वेदरिंग होती है इनके वजह से जो हमारे चट्टान फॉर्म होते हैं। तो अब सादी शेल जो सेडिमेंट्री रॉक है ये इसका आंसर हो जाएगा। पर हम देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक कौन से तरीके के रॉक होते हैं। तो जिसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जो गर्मी हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर प्रेशर, जब ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है तो जो हमारा चेंज होता है, तो ये जो चेंज की वजह से जो रॉक हमारा बनते हैं उनको हम सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इग्नियस रॉक की, तो ये क्या होता है, जब हमारा वॉल्केनिक, या जो हमारे नीचे हमारे पृथ्वी के अंदर जो लावा प्रेजेंट है, जो भी मैग्मा प्रेजेंट है, वो जब निकल के बाहर आ जाता है। तो देखो ये वॉल्केनिक रॉक क्या होता है, जब हमारा लावा बाहर आ गया और बाहर हवा के प्रेजेंट में वो ठंडे होते हैं, सॉलिडिफाई होता है या कूल डाउन होता है, तो हमारा कौन सा रॉक देखने को मिलता है, वॉल्केनिक रॉक। तो एक तरीके से वॉल्केनिक रॉक भी हमारा इग्नियस रॉक का पार्ट हो गया। पर वहीं अगर वो पृथ्वी के अंदर सूख रहा है या वहीं पर ठंडा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, वो भी वॉल्केनिक हमारा इग्नियस रॉक का पार्ट हो गया। तो मैग्मा के ठंडे होने की वजह से जो भी हमारे रॉक फॉर्म होते हैं वो हमारा इग्नियस रॉक होता है। तो यहाँ पर सैंडस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। वेल अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो कुछ इस तरीके से कि जब द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टोन, तो टू फाइंड आउट इट्स, तो पत्थरों का क्या ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलन परीक्षण किया जाता है। ये मध्य प्रदेश के सब इंजीनियर 2017 में पूछा गया है। तो वो पूछ रहा है क्या ड्यूरेबिलिटी पता करने के लिए, क्या वेदर रेजिस्टेंस पता करने के लिए, क्या हार्डनेस को पता करने के लिए, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करने के लिए, विशिष्ट घनत्व को पता करने के लिए, हम किस प्रॉपर्टी को पता करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट को करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर करें, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हमारा ड्यूरेबिलिटी को पता करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इसको देखते हैं आइए। तो अगर हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट की बात करें तो ये हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को पता, ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम 50 mm के, जो 50 mm है हमारा, 50 mm डाया के, और 50 mm की हाइट होनी चाहिए, मतलब उसकी जो डाया है और जो हाइट है वो 50 mm होना चाहिए। उसको हम सोडियम सल्फेट में डिप करते हैं 16 से 18 घंटे के लिए। हम इसको किस में डिप करते हैं, सोडियम सल्फेट में, जो हमारा सैंपल है उसको हम डिप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं सोडियम सल्फेट में डिप किया 16 से 18 घंटे के लिए। तो पहले हमने कुछ वेट कर लिया था जब हमने इसमें डिप नहीं किया, तो जब हमने उसको पहले वेट कर लिया तो उसका वेट था W1। फिर 16 से 18 घंटे के लिए हमने सोडियम सल्फेट में डिप किया, फिर उसको थोड़ा सा सूखने दिया, फिर हमने जब उसको वेट किया तो उसका वेट कुछ आएगा W2। तो जो W1 माइनस W2, यही जो हमारा डिफरेंस देखने को मिला है वेट के अंदर, यही इस टेस्ट में पता करते हैं। और इसी के मतलब इसी के द्वारा हम ड्यूरेबिलिटी पता करते हैं। तो जो हमारे स्टोन है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी को पता करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। वही क्या करते हैं कि इसमें 50 mm हाइट और 50 mm डाया, मतलब दोनों 50 mm है, 50 जो सैंपल हमने लिया है वो 50 mm डाया और 50 mm हाइट को का सैंपल जो है हमने उसको सोडियम सल्फेट में डिप किया 16 से 18 घंटे के लिए।
फिर उससे पहले वेट कर लिया था, उसके बाद वेट किया, तो जो डिफरेंस आता है वो हमें ड्यूरेबिलिटी बताता है स्टोन की। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि एज इंडियन स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय मानक के अनुसार ईंटों के मॉड्यूलर आकार क्या होता है, तो ये आरआरबी जेई सीबीटी 2 में 2019 में मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आप जितने भी इसके क्वेश्चन आएंगे वो कर सकते हैं। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए पूछा जाता है, वहीं पे एक हमारा पूछा जाता है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए। तो आप ये इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए। तो अगर ईंटों की बात करते हैं इसमें, तो मॉड्यूलर में भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड और एक होता है हमारा नॉमिनल। तो जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो जो हमारा ब्रिक है वो है, वहीं पर नॉमिनल की बात करते तो उसमें क्या है, हमने मोटार भी लगा दिया है। तो अगर नॉमिनल स्टैंडर्ड में देखो अब किस तरीके से पूछेगा, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक जैसे इसमें पूछा गया है कि स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का साइज बताओ, तो ये होता है हमारा 19 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में है। तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो ये मेरा मॉड्यूलर ब्रिक, वो भी स्टैंडर्ड साइज। वहीं पर अगर हम मोटार लगाने के बाद पूछते हैं तो उसे नॉमिनल बोला जाता है, जिसमें क्या हो जाता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो गया मॉड्यूलर ब्रिक, वो भी नॉमिनल में। तो पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बट वहीं पे अगर हम नॉन मॉड्यूलर की बात करते हैं, तो नॉन मॉड्यूलर में जो मेरा स्टैंडर्ड साइज है, अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 22.9 इंटू 11.2 इंटू 7। ये सब सेंटीमीटर में याद रखिएगा। तो 22.9 इंटू 11.2 इंटू 7 ये मेरा स्टैंडर्ड है। वहीं पर अगर हम नॉमिनल की बात करते हैं, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स में अगर हम नॉमिनल की बात करते हैं तो देखो 22.9 विल बी सेम, वहीं पे 11.2 हमारा 11.4 में कन्वर्ट हो जाता है और ये हो जाएगा मेरा 7.6। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 22.9 इंटू 11.4 इंटू 7.6, ये मेरा नॉमिनल, वो भी किस कैटेगरी का, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स की कैटेगरी का हो गया। तो ये इस एक क्वेश्चन से हमने देखिए 4 MCQ बना लिए, इसके हेल्प से हमने 4 MCQ बना लिए। तो मॉड्यूलर ब्रिक्स हो गया, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स हो गया, स्टैंडर्ड हो गया और नॉमिनल हो गया मॉड्यूलर में, वहीं स्टैंडर्ड हो गया और नॉमिनल हो गया हमारा नॉन मॉड्यूलर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। अब देखो जो फर्नेसेस होती है हमारी भट्टियों के स्तर के लिए किस तरीके की प्रयुक्त ईंटों को होती हैं, किस तरीके की ईंटों को प्रयुक्त करते हैं। तो भाई अगर भट्टियां बना रहे हैं इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, जो हमारी जो भट्टियां हैं उसका रेजिस्टेंस आग के प्रति, जो हमारी आग जो अंदर जल रही है उसके प्रति जो भी है उसका बहुत ज़्यादा विरोध करना चाहिए, उसके प्रति हमारे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो फायर रेजिस्टेंस जो भी हमारी ब्रिक होगी उसको यूज़ करेंगे। तो अगर हम फायर रेजिस्टेंस ब्रिक की बात करें तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, उस हिसाब से हमारा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जैसे आप देख सकते हैं एनबीसीसी जेई 2018 का क्वेश्चन है। बट हम अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो ये हाई क्लास ब्रिक कही जाती है। अगर हम फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो ये हाई क्लास ब्रिक्स हैं। ये कम से कम इसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये एक तो टेबल मोल्डेड होनी चाहिए, वहीं पे ये बहुत अच्छी रेड कलर की जो ब्रिक्स होती हैं वो होनी चाहिए, ये क्लीन जो होती हैं उनमें कम से कम बर्न्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारी हाई क्लास ब्रिक मानी जाती है। वहीं पे अगर हम ओवर ब्रंट ब्रिक की बात करें, अधिक जली ईंटों की बात करते हैं, तो ये क्या है, इसको इसका पहली बात तो देखो ओवर बर्न्ट है मतलब रेड तो कलर नहीं होगा, इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है, बहुत ही डार्क हो जाती हैं। ऊपर से इसका जो शेप है वो रफ हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा जल गई है तो इरेगुलर शेप हो जाएगा। तो फिर ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल, इसमें स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन हम इसको एक रेगुलर पर्पस के स्ट्रक्चर में काम यूज़ नहीं करते। इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए वैसी जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे हैवी ड्यूटी लोड जहाँ पर भी लगेगा, बहुत ज़्यादा हैवी लोड लगेगा, उस जगह यूज़ करते हैं। पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं अंडर बर्न्ट ब्रिक की, अधजली ब्रिक की बात करें तो भाई ये अच्छे से जली नहीं है, अच्छे से बर्निंग प्रोसेस ही नहीं हुआ, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी जितनी ओवर बर्न्ट की है, इवन उतनी भी नहीं होगी जितनी एक नॉर्मल ब्रिक की चाहिए। तो इसको यूज़ नहीं करते, इसको बेसिकली ऐसे ही हमने रख लिया, जहाँ पे कोई लो लोड का काम होगा वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। वहीं पे अगर हम रिफ्रैक्टरी जो ब्रिक्स है इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इनको गर्म किया जाता है। पहली बात तो इसकी बर्निंग किस पे की जाती है, हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। अब देखो हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब इसी को भट्टियों के लिए यूज़ करेंगे, तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इसका डैमेज नहीं होता, कितने भी हाई टेम्परेचर पे जिस पे हम इसको बर्न कर रहे होते हैं वहाँ पे ये डैमेज नहीं होती है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या है, हाई क्लास ब्रिक है, इसमें पत्थरों का कलर बिल्कुल लाल होता है। ओवर बर्न ब्रिक की बात करें तो ये थोड़े से ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, इसको हैवी ड्यूटी लोड में यूज़ किया जाता है। अंडर बर्न ब्रिक क्या होती है हमारी, उतनी डार्क नहीं है, एक तो ये कलर भी इनका लाइट होगा और ये लोड को तो ले नहीं सकती हैवी ड्यूटी लोड को। और रिफैक्टरी ब्रिक हमारी हाई टेम्परेचर पे गर्म की जाती है, वो भी विदाउट एनी डैमेज, किसी भी डैमेज के बिना।
तो इसका ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो गया। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है कि गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, जो हमारा गुड ब्रिक अर्थ है उसको में क्या कंटेन करना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था ब्रिक के अंदर जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, ब्रिक के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको डिस्कस किया था। लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था मैग्नीशियम होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, सिलिका होना चाहिए, एल्यूमिना होना चाहिए, लाइम होना चाहिए। एल्यूमिना वो भी 20 से 30% होना चाहिए। उसके एडवांटेजेस क्या है, वो क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, तो वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। बट वहीं पर अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई तो वो क्या प्रॉब्लम कर देगा, श्रिंकेज की प्रॉब्लम करने लगता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन कितना परसेंट ऑफ एल्यूमिना, अच्छी इष्टक मृतिक में कितना एल्यूमिना होना चाहिए, तो 20 से 30% होना चाहिए। एसएससी जेई 2019 का क्वेश्चन है, तो अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 20 से 30% होना चाहिए। अब आप इसमें किसी को भी चेंज कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। देखो गुड ब्रिक अर्थ में लाइम कितना होना चाहिए, सिलिका कितना होना चाहिए, तो 50%, 60 से बीच में होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए, मैग्नीशिया कितना होना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आता है उसके रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए चलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये कुछ इस तरीके से है कि ईच हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन मोर्टार इन एनी ब्रिक वे इज कॉल्ड, किसी भी ईंट कार्य में मसाले में रखी ईंटों का प्रत्येक क्षैतिज परत को क्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हमने ईंट को कुछ इस तरीके से रखा, अगर ईंट मेरी इस तरीके से रखी तो इन्हें हम बोलते हैं हेडर। वहीं पर अगर हमने लेटा के रखा, लॉन्गिट्यूडनल वे में रखते हैं, तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेचर। अगर इसकी बात करें, कुछ ठीक से बना दो, जैसे इस तरीके से रखा तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेचर, इसे बोलते हैं हम स्ट्रेचर। और अगर हमने इस तरीके से रखा है लॉन्गिट्यूडनल वे, लंबी लंबी रखी है, तो इन्हें बोलते हैं हम हेडर। पर अब वो ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल वे में हमने रखी तो है अपनी ब्रिक को, लेकिन उसमें हमने मोर्टार भी रखा है। तो इस पूरी सीरीज को, ये जो पूरी लाइन होती है, इस पूरी परत को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रद्दा या फिर कोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कोर्स। जब हम मोर्टार के संग पूरी एक लाइन को लगा के रखते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसे कोर्स या फिर रद्दा। वहीं पर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो कुछ इस प्रकार से है कि द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो याद हो हमने देखा था अभी मॉड्यूलर ब्रिक भी देखा था, तो आप देख सकते हो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 में भी पूछा गया। तो अब देखो मॉड्यूलर ब्रिक का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो नॉमिनल है कि स्टैंडर्ड है, तो लेकिन ऑप्शन भी आपको उस हिसाब से दिया है, तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर ऑप्शन होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक की, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पूछ लेता तो क्या हो जाता, 22.9 × 11.2 × 7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में याद रखिएगा। वहीं पे लेकिन अगर नॉमिनल के लिए पूछ लेता, जब हम मोर्टार लगा देते हैं, तो क्या हो जाता, 22.9 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। वहीं पे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द नॉमिनल साइज, तो देख लो द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। सबसे पहली बात उन्होंने बता दिया कि मैं मॉड्यूलर ब्रिक के बारे में पूछ रहा हूँ, वो भी कौन सा साइज पूछ रहा हूँ, नॉमिनल साइज पूछ रहा हूँ। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 19 × 9 × 9 भी दिया है, पर वो स्टैंडर्ड साइज नहीं पूछ रहे हैं मॉड्यूलर ब्रिक का, वो नॉमिनल साइज पूछ रहे हैं जिसमें हम मोटार भी लगा देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एसएससी जेई, हरियाणा एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। किसी भी अच्छी ईंट को 24 घंटों तक पानी में डुबोकर रखने पर जल अवशोषण अच्छी ईंट के सूखे भार से कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि डीएफसीसीएल जेई का क्वेश्चन है ये 2018 का। वैसे भी डीएफसीसीएल का पेपर आने वाला है, हरियाणा एसएससी जेई में भी पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, तो जो हम 24 घंटे के लिए ईंटों को रखते हैं उसके बाद वो अपने ड्राई वेट से कितना परसेंटेज से ज़्यादा पानी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो हम इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं गुड ब्रिक की बात करें, मतलब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक को मान लेते हैं, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर बात करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो वो 15 से 20% से ज़्यादा पानी उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो वो 15 से 20% ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। वहीं पे अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की बात करते हैं, अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो वो 22% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो वो हमारा 25% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो अगर वो गुड ब्रिक की बात कर रहा है तो हम ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास ब्रिक को लेके चलेंगे, तो वो 20%, 15 से 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर वो सेकंड और थर्ड क्लास बोलता है या फिर पुअर ब्रिक बोलता तो हम थर्ड क्लास को ले लेते, फिर 25% आंसर लगाते। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कि फॉर ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट, अगर हम ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट एट व्हाट टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रोन इनटू द क्ले। तो देखो ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है कि चमकीले मिट्टी के उत्पाद के लिए, जो हमारा ग्लेजिंग क्ले है, चमकीले मिट्टी के उत्पाद के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को किस तापमान में भट्टी में डालना चाहिए। तो ये देखिए क्वेश्चन
बस ये रटने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि एमपी सब इंजीनियर में 2018 में पूछा गया है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 1000 से 1300 सेंटीग्रेड के बीच में हमें NaCl जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, उसको हमें ग्लेजिंग क्ले के लिए डालना चाहिए क्लिन के अंदर, भट्टी के अंदर, उतने टेम्परेचर पर हमें डाल देना चाहिए। वहीं पे अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि फायर ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ, अग्नि सह ईंटें किस की बनी होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो फायर क्ले अग्नि सह मिट्टी, क्विक लाइम बिना बुझा चूना, हाइड्राइट लाइम जल योजित चूना, या फिर सीमेंट। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ ऑप्शन में दिया है कि अग्नि सह मिट्टी, ये जो हमारा अग्नि सह क्ले है या फायर क्ले जो है, इसी से बनी होगी फायर ब्रिक। जो हमारी फायर ब्रिक्स हैं, जो मतलब फायर रेजिस्टेंस ब्रिक जो होती है, वो किससे बनी होती है, तो फायर क्ले अग्नि सह मिट्टी से बनी होंगी। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन है, और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। वहीं पर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास 25 ब्रिक एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड इज, भारतीय मानक के अनुसार 25 ग्रेड ईंट की न्यूनतम जल अवशोषण क्षमता कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा था फर्स्ट क्लास ब्रिक की 15 से 20% के बीच में होनी चाहिए, सेकंड क्लास की 22, और वहीं पे थर्ड क्लास ब्रिक की जो होती है वो 25% से ज़्यादा नहीं वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। पर ये बोल रहा है क्लास 25 ब्रिक जो है उसकी जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो ये DDA जेई का क्वेश्चन है 2018 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगर हम बी की बात करें तो 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए किस क्लास की ब्रिक को, क्लास 25 ब्रिक की बात करें तो। वहीं पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक विच मोल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड, ईंट निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ढलाई कुशल नहीं है। तो अगर हम बात करें तो सतही ढलाई, मेज ढलाई, स्वचालित ढलाई, मशीन ढलाई। तो ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग, ऑटोमेटिक मोल्डिंग, या मशीन मोल्डिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो ब्रिक की है वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन किसकी करते हैं, क्ले की। प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है जिसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे हम अनसॉइलिंग करेंगे, सबसे पहले ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटाएंगे क्योंकि ऊपर की मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। फिर हम उसको क्लीन करते हैं, उसको मतलब अनसॉइलिंग की, हमने डिगिंग किया, फिर क्लीनिंग किया, फिर उसको थोड़ा सा हवा में रखा, वेदरिंग की, फिर हमने टेम्परिंग की, वो भी पग मिल में की जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग के लिए, अब मोल्डिंग करने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी उसमें चाहिए होती है, हमें प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। मोल्डिंग करने के लिए एक अच्छी प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा एल्यूमिना प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट को रिलेट करते हुए चलना है। तो मोल्डिंग भी किस तरीके से कर सकते हो, एक तो हैंड मोल्डिंग होती है हमारी, हैंड मोल्डिंग की, या फिर हमने मशीन मोल्डिंग की। हैंड मोल्डिंग में भी क्या होता है हमारा, या तो ग्राउंड पे कर सकते हो ग्राउंड मोल्डिंग की। हैंड मोल्डिंग में क्या होगा, एक तो ग्राउंड मोल्डिंग कर सकते हो या फिर टेबल मोल्डिंग। तो कम से कम टेबल मोल्डिंग करनी चाहिए, ग्राउंड मोल्डिंग को कोई भी तवज्जो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो मोल्डिंग में भी हैंड मोल्डिंग हो सकती है या फिर मशीन मोल्डिंग। उसमें भी क्या है, हमारा हैंड मोल्डिंग में ग्राउंड मोल्डिंग हो सकती है या फिर टेबल मोल्डिंग हो सकती है। तो हम कम से कम टेबल मोल्डिंग करनी चाहिए, ये हम बोला जाता है। फिर मशीन मोल्डिंग हो गया। वहीं पे उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पूरा ब्रिक है उसको हम ड्राई करते हैं, सीधे बर्निंग के लिए नहीं भेजते, डायरेक्टली हम बर्निंग के लिए नहीं भेजते। क्यों, हम पहले थोड़ा सा ड्राई करते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में, या फिर आप आर्टिफिशियल ड्रायर्स को यूज़ करके उसको ड्राई करा सकते हो, तो उससे टाइम सेव हो जाता है। क्यों नहीं करते हम डायरेक्टली बर्न, ये भी पूछा जाता है। तो वो क्या करता है, वो उसको ब्रिटल कर देगा। अगर डायरेक्टली हमने बर्निंग के लिए डाल दिया तो वो डिसइंटीग्रेट कर देता है, ब्रिटल कर देता है। इसलिए हम पहले ड्राइंग करते हैं, फिर उसके बाद हम बर्निंग के लिए भेजते हैं। तो बर्निंग में क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो हम उसको क्लैंप्स में बर्न कर सकते हैं, या फिर हम उसे क्लिन्स में बर्न कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें बर्निंग की, तो हम क्लैंप्स में बर्न कर सकते हैं या फिर क्लिन्स में बर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लैंप होती है उनकी जो शेप होती है मोस्टली वो ट्रेपेजॉइडल शेप की होती है, वहीं पे क्लिन्स की बात करें तो इंटरमिटेंट क्लिन्स होती है हमारी, और कंटिन्यूस क्लीन होती है। तो हमें कम से कम क्लीन में करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या बोलता है कि मुझे कम से कम क्लीन में आप बर्न करोगे तभी मैं एक फर्स्ट क्लास ब्रिक बनूंगा। तो ये सारी प्रोसेस हैं जिसमें हम, हाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स को करते हैं। मैन्युफैक्चर में क्या हो गया, एक तो प्रिपरेशन हो गई, मोल्डिंग हो गया, ड्राइंग हो गई, बर्निंग हो गई। तो ये सारी प्रोसेस है। वहीं पे ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो है ऑटोमेटिक मोल्डिंग की जो प्रैक्टिस है, हम वो इसको नहीं करते हैं। वहीं पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो कुछ इस तरीके से कि प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड का लाभ क्या है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, एसएससी जेईई और इवन जो हमारा ईएससी है 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो ये बोल रहा है कि क्या ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, लंबी दिशा में ज्यादा तनन सामर्थ्य होता है, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, छोटी दिशा में ज्यादा तनन सामर्थ्य होता है, या फिर सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सारी दिशाओं में इसका जो तनन सामर्थ्य है, सभी दिशाओं में जो
तनन सामर्थ्य वो समान होता है सब दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो समान है। इसी वजह से ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है हमारा प्लाईवुड का यही सबसे बड़ा लाभ है, इसलिए प्लाईवुड को यूज़ किया जाता है कि सारी डायरेक्शन में जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो तनन सामर्थ्य है वो हमारा समान होता है। वेल वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इन अ ट्री द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन, एक वर्ष में कैम्बियम परत इनमें से किसके बीच में होती है। तो आप देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख रहे हैं तो ये HP ट्रिपल SB JEE 2017 में पूछा गया है, इवन ये ESC 2005 और 2016 में फिर से पूछा गया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ESC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो SSC JEE के सबसे फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं। तो इससे पहले हम पूरा डायग्राम समझते हैं, जो टिम्बर का क्रॉस सेक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर है हमारे ट्री का, जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक डार्क कलर का मैटर आता है जिसे हम बोलते हैं पिथ, नेमिंग हम इसे बाद में करेंगे। फिर एक सर्कल आता है जैसे हम बोलते हैं अर्थ, चलो हम करते हुए चलते हैं। तो इसे बोलते हैं हम पिथ। फिर हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं हार्टवुड बोलते हैं, जैसे हार्टवुड। जैसे हार्ट हमारे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से हार्टवुड के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है। फिर हमारा आता है सैपवुड, अगर हम इसकी बात करें तो फिर हमारा आता है सैपवुड। फिर हमारी आती है कैम्बियम लेयर। सैपवुड के बाद आता है हमारे एक कैम्बियम लेयर। इसकी बात करें, ये मेरा क्या है, सैपवुड। फिर हमारा आया कैम्बियम लेयर, यहाँ पे हमारा होता है कैम्बियम लेयर। फिर हमारा आता है इनर बार्क और उसके बाद आता है हमारा आउटर बार्क। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, जब हम इसको काटेंगे तो जो हमें क्रॉस सेक्शन दिखेगा ये क्रॉस सेक्शन हमारा किसी भी ट्री का। तो बेसिकली क्या होगा, पिथ होगा, फिर हार्डवुड, फिर सैपवुड, फिर कैम्बियम लेयर, और फिर एक जो पतली सी लेयर बाहर होती है ये इसको बचाता है। ये जो अंदर की तरफ है ऐसे थोड़ा सा होगा, तो ये जो अंदर की तरफ है ये हो जाएगा मेरा इनर बार्क। और जो आउटर साइड में है, ऐसे ही में पूरे में समझ लीजिए आप, और जो आउटर साइड में है इसे हम बोलते हैं आउटर बार्क। तो ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन हो गया जिसको मैंने बनाने की कोशिश की। तो ये मेरा हो जाता है पिथ, मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। तो ये जो है हमारा, इसको बोलेंगे हम पिथ। फिर हमारा आता है हार्टवुड, तो सबसे पहले पिथ हो गया, फिर हमारा हार्टवुड आ गया, फिर हमारा सैपवुड, देन कैम्बियम लेयर। फिर इसके बाद आप जो मोटी सी परत देख रहे हैं ये वाला पोर्शन हो गया हमारा इस तरफ का इनर बार्क, और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा आउटर बार्क। तो अब वो पूछ रहा है कि कैम्बियम लेयर जो है वो किस किस के बीच में। तो आप देख सकते हो इनर बार्क और सैपवुड के बीच में तो है हमारी कैम्बियम लेयर। इधर हमारा सैपवुड है, ये हमारा सैपवुड है, और इधर हमारा इनर बार्क है। इनके बीच का जो पोर्शन है इसे हम कैम्बियम लेयर बोलेंगे। तो ऑप्शन में देखते हुए चलते हैं कि क्या बोलता है। तो ये बोल रहा है कि आउटर बार्क और इनर बार्क के बीच में, बाह्य छाल और आंतरिक छाल के बीच में नहीं, इनर बार्क और सैपवुड के बीच में, आंतरिक छाल और रस दारू के बीच में, या फिर सैपवुड और हार्टवुड के बीच में रस दारू, या फिर अंत कास्ट के बीच में, या फिर पित और हार्टवुड के बीच में, मज्जा और अंत कास्ट के बीच में। तो नहीं, हमने अभी देखा है कि कैम्बियम लेयर हमारा इनर बार्क और सैपवुड के बीच में, जो इनर बार्क है हमारा 4 नंबर है तो 5 और 3 के बीच में आएगा। तो 4 नंबर हमारा कैम्बियम लेयर जो है हमारा इनर बार्क और सैपवुड के बीच में। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे हम बात करते हैं तो पिथ से हमारे कैम्बियम लेयर की तरफ एक हमारी मेडुलरी रेज जो जाती है, एक थिन फाइबर की लेयर जाती है हमारी पिथ से कैम्बियम लेयर की तरफ। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारी जाती हैं ये मेडुलरी रेज होती हैं। और ये जो बीच में आपने सर्कल के शेप में देखा है, ये जो सर्कल्स होती हैं हमारे एनुअली रिंग्स होती हैं। इससे हमें अपने जो ट्री है उसकी जो सर्कल है, एक सर्कल कंप्लीट होने पे, मतलब ये 1 ईयर पे एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो जब हम इसको काट के देखते हैं तो एनुअली रेज से जो हमें उसकी ट्री की हमें ईयर पता चलता है कि उसके कितने साल हो गए, ये कितने साल से है ये पेड़। तो आई होप आपको टिम्बर के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इनर बार्क और सैपवुड के बीच का है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको इसकी PDF हमारे चैनल पे मिल जाएगी, बियॉन्ड डिग्री के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आई होप यू लाइक द लेक्चर और कीप शेयरिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।